दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1857 का विद्रोह। दोस्तों बात करें इस टॉपिक के बारे में तो इसमें आपको 1857 के सारे जो पॉइंट्स है, तथ्य है, जो कि एक ही वीडियो में आपको 1800 आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और एक भी वीडियो का पार्ट मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वह कौन कौन सी चीजें होंगी। तो 1857 की अगर बात करें तो पहले हम लोग इसकी भूमिका को डिस्कस करेंगे, फिर राजनीतिक कारण, फिर प्रशासनिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालिक कारण, विद्रोह का विस्तार, विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोह का महत्व, विद्रोह का परिणाम, और सबसे लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है 1857 की क्रांति से उसको लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मिस नहीं कीजिए, और दोस्तों साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम करा दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बात करें दोस्तों 1857 के क्रांति की। अगर भूमिका की बात करें तो कह रहा है कि अंग्रेजों की भू नीतियां, जमींदारों के अत्याचार और भारी भरकम कर के कारण भारतीय समुदाय के लोगों में अंग्रेज के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ने लगा, जो 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। जो सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में क्या क्या है दोस्तों? तो पहला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और दूसरा है लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का शासन की दोस्तों बात करें तो इसकी शासन 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये बहुत शानदार पॉइंट्स है। उसके बाद कह रहा है कि सहायक संधि की नीति 1798 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाला हैदराबाद के निजाम थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो 1798 ईस्वी में किए थे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इसीलिए दोस्तों वहां के राजाओं में सहायक संधि को लेकर एक विद्रोह उपजने लगा, जो कि 1857 में जाके वह विद्रोह का रूप ले लिया। चलिए ये थे इसके राजनीतिक कारण के। पहला जो था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा तो लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत के बारे में अगर दोस्तों बात करें लॉर्ड डलहौजी के, तो इसका शासनकाल रहा है 1848 से 1856 ईस्वी, आपको ध्यान में रखना है। बात करें लॉर्ड डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को राज हड़प नीति भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी दत्तक पुत्र मतलब दोस्तों जो गोद लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया, और वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों को विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। यानी जिनके उत्तराधिकारी जिन राज्यों के नहीं होते थे उन राज्यों को वह अपने में मिला लेता था। ये लॉर्ड डलहौजी का व्यापक राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था। अब दोस्तों बात करें कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो विलय किया गया राज है वह कौन कौन सा राज था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला राज ये हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला जो था वह था सतारा, जो 1848 ईस्वी में विलय किया गया। दूसरा है दूसरा नंबर जैतपुर, जो 1848 में ही उसको मिलाया गया। तीसरा है संबलपुर 1849 ईस्वी में। चौथा है बघाट 1850 में। उदयपुर पांचवा 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। करौली 1855 में, और अवध को 1856 में मिलाया गया। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अवध से सवाल की अवध को कब मिलाया गया, या इनमें से किसी का भी आपका डेट जो है पूछ दिया जाता है, तो आपको डेट ध्यान रखना है। पहले अगर बात करें दोस्तों तो पहला कौन सा राज था, तो सतारा था, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कि कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में जो करौली को अपने व्यापकता नीति के तहत विलय किया था, किंतु
बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी और इसके परिणाम स्वरूप इसे वापस लौटाना पड़ा। दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसको डलहौजी ने व्यवगत नीति के तहत विलय किया किंतु उसे वापस करना पड़ा। तो वह दोस्तों जो राज्य था वह करौली था। 1855 ईस्वी में ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट्स है प्रशासनिक कारण। हम पहला पॉइंट्स कह रहा है कि प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त करना। यहाँ पे दोस्तों जो उच्च पद था बाहर से भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त करना, ये प्रशासनिक कारण के पहले पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट्स कह रहा है कि अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु आयोग मानता था, यानी अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवा में के लिए आयोग योग्य नहीं मानता था। इससे भी विद्रोह का यह उपज इससे शुरू हुआ। तीसरे पॉइंट को अगर की बात करें तो न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझता था। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो भारतीय जज द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। दोस्तों जो भारतीय जज थे वह अंग्रेज की सुनवाई नहीं कर सकते थे, जबकि अंग्रेज जो है वह भारतीय की सुनवाई करता था। यह भी विद्रोह का कारण बना। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाकर ईसाईयत के धर्मांतरण पद्धति का प्रसार किया गया, यानी योग्यता के जगह पर दोस्तों धर्म को आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक कारण माना गया। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण की। सामाजिक कारण में दोस्तों जो पहला पॉइंट है वह कह रहा है कि सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से भारतीय संस्कृति को हीन मानकर उसमें बदलाव करना, जिससे समाज का रूढ़िवादी विचारधारा ब्रिटिश के विरुद्ध खड़ा हो गया। मतलब दोस्तों जो भारतीय संस्कृति पहले से चली आ रही थी उसको गलत मान के कि यह गलत है, उसको उसमें बदलाव करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, जिससे वहाँ के जो शिक्षित वर्ग थे वह ब्रिटिश के विरुद्ध खड़ा हो गए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1856 में आई धार्मिक नियोक्ता नियम दोस्तों अधिनियम। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब आया था तो 1856 ईस्वी में। इसके द्वारा दोस्तों ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार माना गया, यानी इस दोस्तों इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए कहा जाए तो ईसाइयों का जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने का कोशिश किया गया। साथ दोस्तों उनके नौकरी में भी पदोन्नति, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई, यानी ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म ग्रहण कराने की दोस्तों यह एक तरह से चाल चली गई। अगला पॉइंट की अगर बात करें सामाजिक और धार्मिक कारण में तो 1856 में डलहौजी के समय में प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के कारण भी सामाजिक तनाव व्याप्त हुआ। यानी अगला पॉइंट है आर्थिक कारण में क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें पहला जो पॉइंट्स है वह है ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी तथा महलवारी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। आर्थिक कारण में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन 1857 के क्रांति का आर्थिक कारण है। दोस्तों ऐसे सवाल भी बन के आएंगे। चलिए बात करें दूसरे पॉइंट्स की तो कंपनी द्वारा पारंपरिक उद्योग को समाप्त करना, यानी जो पारंपरिक उद्योग चल रहा था जैसे दस्तकारी, जो कढ़ाई बुनाई होता था, हथकरघा उद्योग में सम्मिलित किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, यानी सबको क्या किया गया तो बंद कर दिया गया, जिससे किसानों की स्थिति खराब हो गई आर्थिक रूप से। और उस अगले पॉइंट की अगर बात करें तो कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, और खाद्य संकट उत्पन्न होने से दोस्तों कृषि में कठिनाई होने लगी, जो कि यह आर्थिक कारण बना 1857 के विद्रोह का। अब दोस्तों यहाँ पे 3 शब्द जो आए हैं अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, इसके बारे में दोस्तों थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि यह क्या होती है। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त की, तो अस्थायी बंदोबस्त का जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है कि 1790 में कर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राज व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदार के पास होता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जमींदारी, मालगुजारी और इस्तमरारी व्यवस्था कहा गया, यानी जमींदारी, मालगुजारी और इस्तमरारी तीनों का जो नाम है वह किसका है तो अस्थायी बंदोबस्त का ही नाम है। बात करें कि दोस्तों जब 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया 1790 में, उस समय अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन 1793 में कर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया और तब से इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो दर थी दोस्तों वो 10/11 भाग लगान वसूली सरकार के लिए थी और 1/11 भाग जो थी वह जमींदार के लिए नियत किया गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल,
बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट्स की, तो 1794 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में ही सूर्यास्त नियम लागू किया गया। ये दोस्तों सूर्यास्त का नियम क्या होता है, तो सूर्यास्त का नियम था कि सूर्य के अस्त होने से पहले एक निर्धारित टाइम डेट दिया जाता था, और उस डेट में सूर्य के अस्त होने से पहले अगर कर नहीं चुकाया जाता था दोस्तों, तो उस जमींदार का जो जमीन होता था उसकी नीलामी कर दी जाती थी। नीलामी कर दी जाती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। यही सूर्यास्त का नियम था। तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि सूर्यास्त का नियम 1794 में लागू किया गया था। अब बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की दोस्तों, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और किसानों के बीच सीधे राजस्व वसूली की व्यवस्था की गई। दोस्तों अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो इसमें सरकार और पहले सरकार, उसके बाद जमींदार, उसके बाद किसान होते थे। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच डायरेक्ट बात होने लगी, बीच से जमींदार को हटा दिया गया इस व्यवस्था में। यानी इसमें कहा गया है कि इसमें बिचौलिए जमींदार को हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में बड़ा महल जिले में कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि मद्रास में कब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, तो 1820 ईस्वी में। उस यहाँ पे अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें इसमें, तो जिसको चलाने के लिए टॉमस मुनरो को मद्रास के प्रेसिडेंसी गवर्नर 1820 से 27 नियुक्त किया गया। यानी बात करें दोस्तों तो मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, उस समय मद्रास का जो प्रेसिडेंसी का गवर्नर था वो कौन था, तो टॉमस मुनरो। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% भाग शामिल था। यानी 51% भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। बात करें अगले प्रश्न की, अगले टॉपिक की, बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई और प्रत्येक 30 वर्षों में लगान का पुनः निर्धारण किया जाता था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की व्यवस्था थी। चलिए बात करें अब महलवाड़ी व्यवस्था की, तो इसका जो पहला पॉइंट है कह रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया, ये आपको ध्यान में रखना है, गांव के मुखिया से सरकार लगान वसूलने का समझौता होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इसमें दोस्तों बिचौलिए जो जमींदार थे उसको, तो अस्थाई बंदोबस्त में बिचौलिए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलियों को हटा दिया गया और महलवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों बिचौलिए के जगह पर एक मुखिया को कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दी गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसने 1819 में अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया। यानी दोस्तों बात करें कि महलवाड़ी व्यवस्था कब सूत्रपात किया गया, यानी कब लागू हुआ, तो 1819 में। और बात करें कि इसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। कानूनी रूप की अगर बात करें तो 1822 ईस्वी में लागू किया गया। अगला पॉइंट है महलवाड़ी व्यवस्था भारत के भूमि का 30% भाग पर लागू किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था ने गांव के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। यानी दोस्तों गांव के मुखिया के पास पावर होने लगे, जो वह किसानों से कर वसूलने की उसके पास क्षमता होने लगी। वह है सैन्य कारण। तो इसके सैन्य कारण क्या थे, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार तक पहुंच सकते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। ये भी सैन्य कारण थे। उसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम से रोष उत्पन्न हो गया। यानी लॉर्ड कैनिंग के जो 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया, उससे सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गई। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि डाकघर अधिनियम कब लाया गया, तो 1854 ईस्वी में, के तहत सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया, जिससे सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों ये थे सैन्य कारण। बात करें अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI इसका तत्कालिक कारण, इसको आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक, जिसको ब्राउन बेस बोला जाता था, के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल
के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। बस क्या था दोस्तों, इसी के बाद विद्रोह शुरू हो गया और सैनिकों ने वह राइफल चलाने से मना कर दिया। अगला पॉइंट है कि सरकार की इस व्यवस्था से सैनिक क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। ये थे दोस्तों इसके तत्कालिक कारण। चलिए बात करें अगले पॉइंट के कि अब इसके आगे क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ 1857 के क्रांति का विद्रोह। चलिए बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट बैरकपुर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका डेट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों मंगल पांडे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मंगल पांडे की आप तस्वीर देख सकते हैं, ने किया। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि 8 अप्रैल 1857 को सेना अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे को 1857 के क्रांति का प्रथम शहीद माना गया, यानी 1857 के क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे को माना गया। बात करें अगले पॉइंट की, तो 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रथम सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि यहाँ से सर्वप्रथम सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ छावनी से। और दोस्तों मेरठ छावनी से जो इसका नेतृत्व किया गया था वो किया गया था राम कदम सिंह के द्वारा। राम कदम सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मेरठ सशस्त्र विद्रोह के समय सैन्य छावनी का अधिकारी जो था वह जनरल हेबिट था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। 1857 का विद्रोह हम लोग पिछले टॉपिक में देखे कि शुरू हो चुका था। अब विस्तार की बात करें कि 1857 के क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। पहले की अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग दिल्ली से शुरू करते हैं, और दिल्ली में जो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो 10 कह रहा है कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुए विद्रोह, जिस पर सिपाहियों ने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर दिल्ली की ओर कूच कर गए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और ये कहाँ के सैनिक थे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक सब थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 10 मई को दोस्तों वे लोग मेरठ छावनी में विद्रोह किए, और 12 मई 2 दिन बाद उन्हें दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट, क्रांति का नेता घोषित कर दिया। इसमें दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि विद्रोहियों का सर्वप्रथम दिल्ली में पहली घटना कौन थी विद्रोहियों का। तो दोस्तों जो विद्रोहियों का दिल्ली के लिए लाल किले पर पहुंचना, यह उनकी पहली घटना थी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो 1857 की क्रांति का दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व वक्त खान ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने वक्त खां को नियुक्त किया था नेतृत्व करने के लिए। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सितंबर 1857 को अंग्रेजों का पुनः पूरा अधिकार हो गया दिल्ली पर, यानी इस विद्रोह का दमन करने में सफल हो गए अंग्रेज, और सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो दिल्ली में संघर्ष को दबाने के लिए जॉन निकोलसन, हार्डसन और लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से कराकर रंगून जेल भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक शुरू होता है दोस्तों लखनऊ से। लखनऊ की अगर दोस्तों बात करें तो लखनऊ में जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, जो कि महक परी के नाम से जानी जाती थी, उनके द्वारा किया गया था। बात करें बेगम हजरत महल की, तो दोस्तों वो कौन थी, तो वो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जिनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क बेटे, यानी कम आयु के बेटे बिरजिस कादिर, ये इंपॉर्टेंट रखना है, बात याद रखना है दोस्तों, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो लॉरेंस के मारे जाने के बाद कैंपबेल
21 मार्च 1858 के विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तो दोस्तों लखनऊ में जो ब्रिटिश सैनिक जो दमन किया था विद्रोह का, हुआ था कैंपबेल। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इनके बारे में तो ये नवाब वाजिद अली शाह, जिनकी पत्नी बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर, ये आपको ध्यान में रखना है। इमेज से दोस्तों आपके माइंड में थोड़ा इमेज छपने से ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी, इसलिए आप इमेज से ही ज़्यादा ध्यान रखें। चलिए बात करें अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा कानपुर। 1857 के विद्रोह का विस्तार। कानपुर की अगर बात करें तो दोस्तों कानपुर में शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। पहला पॉइंट, कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये ध्यान रखना है दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब, जिसका जो वास्तविक नाम था वो दोस्तों था भोंदू पंत, ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों नाना साहब यानी वास्तविक नाम धोंदू पंत के द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट, नाना साहब के सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, इनके बारे में बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों तो ये नाना साहब और इनके जो कमांडर चीफ थे तात्या टोपे, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की दोस्तों, तो नाना साहब को के सलाहकार तथा सचिव अजीमुल्ला खान थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। यानी तात्या टोपे की अगर दोस्तों वास्तविक नाम बोले तो रामचंद्र पांडुरंग था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो तात्या टोपे के विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार करवा दिया। पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो तात्या टोपे को गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया, तो शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया और नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, नाना साहब के साथ साथ बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, हमारा झांसी। झांसी में अगर दोस्तों विद्रोह की बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में विद्रोह का श्री गणेश हुआ था। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था, यह ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट है जन्म इनका 19 नवंबर 1835 के वाराणसी में हुआ था। यह भी एग्जाम दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो मोरोपंत उनके पिता थे। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी मृत्यु राजा साहब की ग्वालियर में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश राज साम्राज्य में विलय कर लिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। चलिए अगला पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह एक सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये स्टेटमेंट दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले टॉपिक की अगर बात करें तो अगला टॉपिक हमारा बिहार से शुरू होता है दोस्तों। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह कहाँ से दोस्तों, तो जगदीशपुर से उन्होंने किया था। बात करें वीर कुंवर सिंह के जन्म की, तो उनका जन्म 1780 के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। अगला पॉइंट की बात करें तो 25 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में आरा में कमिश्नर मेजर विलियम टेलर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। अगले पॉइंट कह रहा है कि कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि कुंवर सिंह के बाद इसका नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया था। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स है। अगला पॉइंट से दोस्तों कि विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबा दिया। यानी कि विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को दबाया था। चलिए बात करें अब अगले राज्य की, तो अगला राज्य है हमारा फैजाबाद। फैजाबाद की दोस्तों बात करें तो फैजाबाद जो वर्तमान में अभी कौन शहर है, तो अयोध्या में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। यहाँ पर भी दोस्तों कैंपबेल ने फैजाबाद के विद्रोह को दबा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सवाल पूछे जाते हैं कि कौन
क्रांतिकारी था जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला। और दोस्तों साथ ही साथ उसने जिहाद का नारा दिया। और बात करें अगले पॉइंट की, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 की इनाम की घोषणा कर रखी थी। अगला दोस्तों राज है इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में अभी उसे प्रयागराज बोला जाता है। का विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों अगर ब्रिटिश हुकूमत की बात करें, तो ब्रिगेडियर जनरल नील ने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया था। बात करें अगले पॉइंट की, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बहुत ही वीवीआई यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला है दोस्तों, अगला राज्य है दोस्तों बनारस। बनारस की अगर बात करें, तो यहाँ सामान्य जनता के द्वारा विद्रोह नेतृत्व किया गया था दोस्तों। और यहाँ पर भी ब्रिगेडियर जनरल नील के द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। यहाँ पर बच्चे एवं स्त्रियों को भी मृत्यु दंड दिया गया था बनारस में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों अगला राज्य है बरेली। बरेली की बात करें, तो बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। दूसरा पॉइंट से दोस्तों कि कैंपबेल ने जहां विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दे दी गई। यानी दोस्तों बरेली में भी कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया और खान बहादुर खान को फांसी पर लटका दिया गया। चलिए अगले राज्य की बात करें, तो अगला राज्य है दोस्तों असम। असम की अगर बात करें, तो असम में विद्रोह की शुरुआत दोस्तों मनीराम दत्त ने किया था और वह अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मनीराम को पकड़कर कोलकाता में फांसी दे दी गई और विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसमें दोस्तों एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि असम में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो मनीराम दत्त के नेतृत्व में हुआ था। चलिए उड़ीसा की अगर बात करें, तो उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई ने विद्रोही के नेता बने थे। और पॉइंट्स नंबर 2, 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया और इन्हें देश से निकाल दिया गया था। इसमें भी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा में यही कि उड़ीसा में नेतृत्व किसने किया, तो संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई ने किया था। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, तो यहाँ से दोस्तों शुरू होता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था, तो उसके क्या क्या कारण है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला कारण है दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण वर्ग जैसे जमींदार और शिक्षित लोगों का साथ नहीं मिलना। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से लोग 1857 के विद्रोह में साथ नहीं थे, तो वो थे दोस्तों जमींदार और शिक्षित लोग। अगला पॉइंट दोस्तों संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबाजी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारण माना जा सकता है। तो दोस्तों ये थे असफलता के मुख्य कारण। उसके बाद दोस्तों बात करें, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि योग्य नेतृत्व का नहीं होना, ये भी दोस्तों 1857 के असफलता का कारण बना। चलिए अब इस विद्रोह के महत्व की बात करते हैं कि 1857 के क्रांति का क्या महत्व था। पहला दोस्तों इसमें जो महत्व आया, वो विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह एहसास कराया कि विद्रोह मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। ये दोस्तों बहुत ही शानदार पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात करें, तो इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीच पैदा हुआ। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो विद्रोह के बाद भारत सरकार ने नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। तो दोस्तों ये थे 1857 की क्रांति के महत्व। अब अगर दोस्तों आगे बात करें, तो 1857 की क्रांति की परिणाम की अगर बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1, मुगल साम्राज्य सदा के लिए बंद हो गया। 1857 का दिन है दोस्तों जिसमें मुगल साम्राज्य की पतन हो गई और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत का शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिया। अगला पॉइंट है दोस्तों 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और उद्घोषणा भारत में कंपनी के शासन समाप्त कर भारत के शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। और यहीं पर दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया था, जिसमें भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विचार का परित्याग कर दिया गया। ये भी दोस्तों 1857 की क्रांति के नाम रहे हैं। चलिए बात करें अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की कि 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना था। पहला
स्टेटमेंट है दोस्तों, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनिश्चित स्वतंत्रता संग्राम था। किसका कहना था दोस्तों? बीडी सावरकर, नायक दामोदर सावरकर का कहना था। दूसरा स्टेटमेंट है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। यह बेंजामिन डिज़रायली का कहना है। ये भी दोस्तों वीवीआई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा स्टेटमेंट है, 1857 के विद्रोह ना तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह दोस्तों आरसी मजूमदार का कहना था। अगला स्टेटमेंट है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। किसका कहना था? तो जॉन लॉरेंस का कहना था कि यह एक सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो दोस्तों यहाँ पे षड्यंत्र वाला ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका क्या? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, इन्होंने जिसे षड्यंत्र बोला था। अगले की बात करें तो यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। इसका कहना था टी आर होम्स का कहना था। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो यह देश में भक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह किसका कहना था? तो सीले का कहना था। अब अगर दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, इनकी बात करनी है। दोस्तों जो पहला पुस्तक है वह है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बीडी सावरकर का है। दूसरा है 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, यह किसका पुस्तक है? तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। तीसरा पुस्तक है द शिपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी आरसी मजूमदार का पुस्तक है। अगला अगला दोस्तों पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा लिखा गया था। और लास्ट है दोस्तों द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, इसमें से आपको एक न एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों 1857 के क्रांति विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पहला है दोस्तों कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857 को, ध्यान रखना है दोस्तों, बिहार में जो शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक स्थान पर शुरुआत इसका हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति की पटना में शुरुआत पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगले पॉइंट की बात करें तो 1857 की क्रांति का बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा, गया में काफी प्रभाव रहा, जबकि मुंगेर जिला इससे अप्रभावित रहा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो 1857 के क्रांति के दौरान लखनऊ के नवाब ने वीर कुंवर सिंह को शाही पोशाक, 1000 रुपए तथा आजमगढ़ के किले के फरमान देकर सहायता की थी। कहाँ के नवाब दोस्तों? तो लखनऊ के नवाब। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो बिहार के राजगीर परगना में स्थित स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 की क्रांति में स्वयं को राजा घोषित कर लिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है छपरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान के द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सती चौरा घाट की घटना का संबंध कानपुर में नाना साहेब से है, जिन्हें अंग्रेजों को धोखे से मारा तथा आंदोलन के दमन के बाद नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। ये बात करें अगले टॉपिक की, तो दोस्तों यहाँ पे एक साथ बना दिया गया है कि विद्रोह का केंद्र कहाँ था, विद्रोह के नेता कौन थे और ब्रिटिश प्रतिरोधक कौन थे जो इसका दमन कर रहे थे। पहले अगर दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में जो विद्रोह के नेता थे वह बहादुर शाह जफर द्वारा नियुक्त किया गया जनरल बख्त खान था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर ब्रिटिश प्रतिरोध की अगर बात करें दोस्तों तो जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हार्डसन, ये दो दिल्ली के ब्रिटिश प्रतिरोधक थे। बात करें कानपुर की तो कानपुर से नाना साहेब, जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंथ था, और यहाँ पे बात करें तो व्हीलर और कैंपबेल कानपुर में विद्रोह का दमन किया था। लखनऊ की बात करें, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, और यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रतिरोधक था वह लॉरेंस, हैवलॉक, कैंपबेल और आउटरम। दोस्तों बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान विद्रोह के नेता थे और ब्रिटिश प्रतिरोधक कैंपबेल था। बिहार की अगर बात करें तो कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत था वह विलियम टेलर और विंसेंट आयर जैसे लोग थे। बात करें फैजाबाद की तो यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ पर कैंपबेल के द्वारा प्रतिरोध किया गया था। झांसी की अगर बात करें दोस्तों तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ पे जनरल ह्यूरोज यहाँ के ब्रिटिश प्रतिरोधक थे। बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद जो कि वर्तमान में अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लियाकत अली के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया, और जो ब्रिटिश प्रतिरोधक थे वह ब्रिगेडियर जनरल नील थे। बनारस की बात करें दोस्तों तो ये भी लियाकत अली से संबंधित है और यहाँ पे भी ब्रिगेडियर जनरल नील
ब्रिटिश प्रतिरोधक के रूप में थे। ग्वालियर की बात करें तो तत्या टोपे ग्वालियर से थे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यहाँ भी जनरल हीरोज ब्रिटिश प्रतिरोधक था। अब दोस्तों बात करें तो गोरखपुर में जो थे वह गजाधर सिंह, संबलपुर की बात करें तो सुरेंद्र साई, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और मथुरा की बात करें देवी सिंह, मेरठ की बात करें राम कदम सिंह, रायपुर की बात करें तो नारायण सिंह, और हरियाणा की बात करें तो राय तुलाराम। ये सभी विद्रोह के नेता को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इससे 1857 की क्रांति से आता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का जो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। इसमें दोस्तों मेरा प्रयास था कि 1857 के क्रांति का सभी टॉपिक को डिस्कस करना। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को प्यार देंगे, एक लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ अच्छे कमेंट करेंगे। चलिए, अब पूछे गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न की अगर चर्चा करें तो पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों अब आंख बंद करके आप आंसर इसका देंगे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो कुंवर सिंह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये 86वीं बीपीएससी का ही प्रश्न है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। नाना साहेब, दोस्तों यहाँ साहेब मिसप्रिंट है। नाना साहेब की बात करें दोस्तों तो यह कानपुर से थे, ये सही है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी, ये भी सही है। बेगम जीनत महल ये दिल्ली से थी, ये भी सही है। और मौलवी अहमदुल्ला या फैजाबाद से थे। तो सक्रिय भाग की अगर बात करें दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये सभी जो है 1857 के विद्रोह के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें बात करें पहला कथन तो 1857 में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की। ये करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग और प्रभावित रहा। भाग यहाँ पे दोस्तों अप्रभावित की बात हो रही है, अप्रभावित रहा। तो दोस्तों दानापुर प्रभावित था विद्रोह से, आरा प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, जबकि मुंगेर एक ऐसा राज्य था भारत का, ऐसा जिला था मुंगेर जो 1857 की क्रांति के लिए अप्रभावित था, यहाँ कोई प्रभाव इसका नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, और सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले रोहिणी, उसके बाद पटना, तब मुजफ्फरपुर और तब जगदीशपुर में आंदोलन शुरू हुआ। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वह मेरठ से हुआ था। जो सशस्त्र विद्रोह प्रथम था वह मेरठ से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तो राम कदम सिंह थे, राम कदम सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए, रोटी और कमल इसका प्रतीक था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी दोस्तों, तो वो थी अवध से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोस्तों आप इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया राज ने अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद की थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था न समर्थन किया था दोस्तों, उनसे वह दूरी बना के रखा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों उस समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाल्मस्टन, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो दोस्तों जो था वह किसी समान योजना
और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दिया था दोस्तों? तो वह सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों यह बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बीडी सावरकर ने दोस्तों दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी दोस्तों? तो वो नवंबर 1856 में शामिल की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? दोस्तों मंगल पांडे का जो संबंध था वो बैरकपुर से था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो दोस्तों ये खिताब दिया गया था बख्त खान को, जो कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के कहने पे किया जा रहा था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। कौन था वह? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आज के ये जो टॉपिक थे 1857 की क्रांति, उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा और 1857 की क्रांति से जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो मैक्सिमम प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे वीडियो को एक लाइक करें। और दोस्तों आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ लेने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, द वे ऑफ स्टडी 777। हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम है द वे ऑफ स्टडी 777, यहाँ से आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और द फेसबुक पेज है दोस्तों द वे ऑफ स्टडी के नाम से, जिसका लोगो आपको इस तरह का ग्रीन कलर का मिल जाएगा। यहाँ से आप हमको फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।